नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेसवेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक खास वीडियो पे काम करने वाले हैं और ये वीडियो आपके खेल को बहुत बहुत बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये आपको खेल को, शतरंज को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। दोस्तों, हम बोर्ड पर जब भी मुकाबला खेलते हैं, हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है, अपोनेंट की चेकमेट कर देना, मतलब उसके राजा की मात कर देना। लेकिन जब मिडिल गेम आता है और ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर हमें चाल का निर्णय लेना होता है, महत्वपूर्ण चाल चलनी होती है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे खिलाड़ी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनकी स्थिति अच्छी है या खराब, आखिर वाइट बेटर है या ब्लैक बेटर है, और इस पोजीशन को सही तरीके से कैसे आंका जाए। क्योंकि जब तक आप पोजीशन को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाएंगे। ये ठीक कुछ इसी तरह है कि जब तक डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन ना कर ले, आपकी बॉडी की जो भी बीमारी आपको है उसके सिम्टम्स ना समझ ले, तब तक वो सही दवाई आपको दे ही नहीं सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर शतरंज में असेसमेंट कैसे किया जाता है, पोजीशन का आकलन कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाए कि कौन बेहतर है, वाइट या ब्लैक, सफ़ेद अच्छा कर रहा है, काला अच्छा कर रहा है, या दोनों बराबरी पर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल 6 पॉइंट जो है, 6 बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये 6 बिंदु आप अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी पोजीशन का आप असेसमेंट कर पाएंगे। मतलब उस पोजीशन में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या बीमारी है, वो आपको पता लग जाएगा। और जैसे ही आपको बीमारी पता लग जाएगी, मर्ज का इलाज भी आप ढूंढ ही लेंगे। तो ये 6 बिंदु कौन कौन से होने वाले हैं जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है राजा की सुरक्षा की, किंग सेफ्टी। जी हाँ, अगर पोजीशन में आपके पास सब कुछ अच्छा हो लेकिन राजा की स्थिति खराब हो, तो आप जानते हैं कि खेल का अंत हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले नंबर पे आती है राजा की सुरक्षा। इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद बात आती है सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीस एक्टिविटी, मोहरों की सक्रियता। मोहरे आपके कैसे खेल रहे हैं, आपके अपोनेंट के मोहरे कैसे खेल रहे हैं। इसके बाद मटेरियल की बात आती है दोस्तों। फिर बात आती है पॉन स्ट्रक्चर, स्पेस, वीकनेस, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक की। तो हम जो है ये कुल मिला के 6 टॉपिक जो है वो आज पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी 6 टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। हम एग्जाम्पल्स के, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कैसे ये 6 पॉइंट जो हैं हमें खेल को समझने में, आंकने में और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब एक एक करके इन सारी जो पोजीशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे किंग सेफ्टी की। अगर आपका राजा सुरक्षित हो तो आपके मोहरे आज़ादी से बोर्ड के दूसरे हिस्सों पे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपका राजा मुश्किल में आ जाए तो आपके सारे मोहरों को, जितने भी ज़रूरी काम हो बोर्ड पर, वो छोड़ के आपके राजा को बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। एक आइडियल कंडीशन तो यही होती है, जैसा कि हम चेस में करते हैं, हमेशा हम कैसल करते हैं, राजा को एक कोने में ले जाते हैं ताकि 2 साइड से आपको वॉल प्रोटेक्शन मिल जाता है एल का, और एक साइड से फिर आप अपने मोहरों को जो है वो लगा देते हैं। सामने 3 पॉन होते हैं और इस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं। तो एक राजा कब से कब कैसे सुरक्षित होना चाहिए, तो इस पर अगर हम बात करें तो राजा के आसपास कम से कम 2-3 पॉन हो, कम से कम एक माइनर पीस हो, ये तो माना जाता है। लेकिन कभी भी अगर आपके राजा के पास जितने मोहरे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, अगर आक्रमण करने वाले नंबर में उन मोहरों से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब है कि आपका राजा जो है वो अब मुश्किल में है। तो राजा को सुरक्षित रखने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम 3 पॉन हो, कम से कम एक माइनर पीस हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपोनेंट के कितने पीसेस आपके पास आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका राजा ओपन हो लेकिन अपोनेंट का कोई मोहरा आपके राजा के पास आ ही ना पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ओपन पोजीशन, मतलब राजा ओपन है लेकिन तब भी राजा सुरक्षित हो सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि टॉप प्लेयर जो है वो पोजीशन ओपन करके खेल लेते हैं और आपको लगता है ये नियम क्यों तोड़ रहे हैं, इनका राजा तो वीक हो रहा है। लेकिन वो ये मेक श्योर करते हैं कि अपोनेंट की तरफ से जो मोहरे हैं वो उनके राजा तक एक्चुअली में आ नहीं रहे होते हैं। तो खैर, अब हम बात करें आक्रमण की। तो जब भी आपको लगे कि अपोनेंट के पास जो राजा रखा हुआ, राजा के पास जो मोहरे रखे हुए हैं उनसे ज़्यादा आपके मोहरे हो रहे हैं, तो ये समय है आक्रमण करने का। कहते हैं राजा पे अगर आपको आक्रमण करना हो तो कम से कम एक मेजर पीस, मतलब क्वीन रुक जरूर होना चाहिए। क्वीन हो तो सबसे अच्छा, क्वीन हो तो, और
कम से कम 2 माइनर पीसेस होने चाहिए। और अगर अपोनेंट के पास आपको लग रहा है कि नंबर की कमी है, मोहरे कम हैं, तो फिर ऐसे में आप अपने एक माइनर पीस का उपयोग राजा को ओपन करने के लिए, राजा की पोजीशन को तोड़ने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए कर सकते हैं और 2 मोहरों से खेल को जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन उदाहरणों को। 2 उदाहरण से हम समझेंगे, एक पुराना और एक बिल्कुल लेटेस्ट जो 2 दिन पहले हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुकाबला है लास्कर वर्सेस बोयर का मैच खेला गया है। ये मैच खेला गया है काफ़ी पहले 1889 में। जी हाँ, आज से 137 साल पहले का ये मुकाबला है। और इस मुकाबले में ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक ने अभी अभी यहाँ पर A6 खेला है। अब वाइट की पोजीशन देखिए, दोनों के राजा को आप कंपेयर करोगे तो राजा ठीक लगते हैं वैसे देखने में, लेकिन ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा ये बिशप जो है इस राजा के करीब है, ये बिशप यहाँ देख रहा है, ये नाइट भी किंग साइड ही है, जरूरत पड़ने पे क्वीन कहीं पे आ सकता है, जरूरत पड़ने पे रुक बाहर आ सकता है। मतलब वाइट के पास एक्चुअली में 5 मोहरे ऐसे हैं जो अपोनेंट के किंग के तरफ देख रहे हैं। वहीं अगर हम ब्लैक के साइड से देखें तो ये 2 मोहरों के अलावा बाकी के कोई मोहरे जो है वो इमीडिएटली बोर्ड पर आते हुए जो है वो नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर लास्कर जो है वो बड़ी अच्छी चाल चलते हैं। आप चाहो तो इस पोजीशन को पॉज कर लीजिए, 8-10 मिनट सोच लीजिए कि यहाँ पर दरअसल वाइट क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो मैच जीत सकता है, क्या प्लान हो सकता है। तो उम्मीद है आपने देखा होगा। तो यहाँ पे लास्कर खेलते हैं नाइट H5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव था। यहाँ पर ऑलरेडी लास्कर बेटर हो चुके हैं और जो बेस्ट मूव है वो है रुक को D8 पर हट जाना। इसके बावजूद नाइट F6 आएगा, बिशप F6 आएगा और इसके बाद भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं और उससे उसके बाद जो है एकदम विनिंग पोजीशन जो है वो आ सकती है। वाइट जो है यहाँ पे बिशप इंटू H7 खेल सकता है। किंग अगर आपने H7 खेला यहाँ पर तो क्वीन H5 चेक है, आप किंग को G8 जाते हैं तो बिशप F6, G F6 यहाँ पर और फिर आएगा क्वीन H6 और इसके बाद क्वीन H6 आने के बाद अपोनेंट D4 करेगा क्योंकि आइडिया है रुक को लाना, बट रुक एनीवे आएगा और चेकमेट को रोकना जो है पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक को क्वीन इंटू F3 मारना पड़ेगा। तो इस पोजीशन में हुआ क्या कि एक्चुअली में वाइट नाइट H5 के बाद ही बेटर हो चुका है क्योंकि पोजीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि राजा जो है उसके पास जो डिफेंस करने वाले मोहरे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर अटैक करने वाले मोहरे हैं। तो अगर आप इस पोजीशन का असेसमेंट करने बैठे तो आप देखोगे अरे वाइट के मोहरे तो ब्लैक का जो किंग साइड है वो कमज़ोर, ब्लैक का जो राजा का हिस्सा है, राजा जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर वाइट बेटर है। आगे क्या हुआ इस मैच में, ब्लैक ने मारा नाइट इंटू H5 और इसके बाद आता है लास्कर का बहुत ही फेमस डबल बिशप सेक्रीफाइस। जी हाँ, डबल बिशप सेक्रीफाइस, बिशप इंटू H7, किंग इंटू H7। तो यहाँ पर आता है क्वीन H5 चेक, किंग जाता है G8, सोचता है बच गए, जान बच गई, लेकिन यहाँ पर लास्कर पोजीशन को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। बिशप इंटू G7, किंग G7, यहाँ पर आता है क्वीन G4 चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोनेंट को कोने में भेजने के लिए, वो इधर नहीं खेल सकते, मेट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर खेलना पड़ा किंग H7 और इसके बाद जो है यहाँ पर लास्कर ने खेला रुक F3 और ब्लैक ने E5 खेला और इसके बाद जो है उनको क्वीन देना पड़ा। बट खेल जो है वो यहीं पर जो है वो समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर लास्कर ने जो है इस पोजीशन पे क्वीन D7 खेला और एक पीस और ले लिया, ये मैच जो है वो अपने पाले में कर लिया। तो जैसा आपने देखा कि इस मैच में लास्कर जो थे उनके मोहरों की जो संख्या थी वो अपोनेंट के जो मोहरे उनके राजा को डिफेंड कर रहे थे उससे ज़्यादा हो गई और लास्कर ने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। तो असेसमेंट में पहला नंबर जो आता है वो आता है किंग सेफ्टी। इसी टॉपिक पे एक और गेम देखते हैं किंग सेफ्टी पर, और ये गेम जो है ये है गेम डेविड नवारा वर्सेस याकूबेव नोदिरबेग, जो कि जस्ट एक दिन पहले ही खेला गया है और ये था प्राग मास्टर शतरंज का 5वां राउंड। और ये पोजीशन हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर याकूबेव जो है वो नाइट B4 खेलते हैं। जी हाँ, उनका जो एक चाल कुछ चालों पहले जो घोड़ा इधर था वो इधर से इधर आया और वो क्वीन साइड फोकस कर रहा था। इस पोजीशन पे डेविड नवारा जो है वो बहुत अच्छे से असेस करते हैं कि ये जो राजा है इसके आसपास डिफेंस करने के लिए सिर्फ ये ऊंट बचा हुआ है और डेविड के ये जो दोनों घोड़े थे ये तैयार थे। हम कहते हैं ना कि कम से कम 2 माइनर और 1 मेजर पीस आपको चाहिए। डेविड चुपचाप अपने क्वीन को यहाँ पे स्विच कर देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप ये पॉन मार लीजिए। याकूबेव ये पॉन मार लेते हैं और अब डेविड पहले रुक A1 खेलते हैं, नाइट B4 जाता है और अब ये पोजीशन पूरी तरह से तैयार थी उनके पक्ष में झुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पीस है,
एक माइनर पीस था और वाइट पूरी तरह से तैयार था अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आता है, आप चाहिए तो पॉज कर लीजिए और सोचिए क्या चाल चलेंगे। तो नवारा ने यहाँ पे खेला नाइट F6 चेक, बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। अगर ब्लैक ने इसको मारा तो आएगा क्वीन G4 चेक, अगर आप जाते हो किंग H7 तो आएगा बिशप E4 चेक, और अगर आप खेलोगे F5 तो इवन नाइट इंटू F5 आ जाएगा। तो देखिए एक और मोहरा जो है वो इंक्लूड हो गया। और आप अगर यहाँ पे रुक G8 खेलने की कोशिश करो, आप सोचो कि तो आप देखोगे डिस्कवर्ड चेक आ रहा है नाइट इंटू E7, तो वो वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो नाइट इंटू F5 और अगर आप मारते हैं तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे एक चाल में ही जो है वो चेकमेट हो जाएगी। तो नाइट F6 उन्होंने मारा, बिशप F6, EF6 आ गया। अभी भी अगर आप पॉन से मारने जाते हो तो क्वीन G4 चेक, और वही वेरिएशन आ रहा है बिशप E4 नाइट F5 और मेट हो जाएगी। तो क्वीन D8 यहाँ पर खेला, लेकिन यहाँ पर आया F इंटू G7, किंग इंटू G7, रुक को भी लेकर के आए A3 पर। बहुत जल्दी जल्दी जो उन्होंने मोहरों को लेकर के रुक A3 यहाँ पे ला सकते थे, सॉरी, उन्होंने यहाँ पे नाइट G4 खेला और यहाँ पर रुक A8 हुआ, लेकिन राजा इतना कमज़ोर हो चुका था दोस्तों कि उसको बचाने के चक्कर में इनका पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गया। और थोड़ी देर बाद जो है डेविड नवारा ने जो है ये मैच अपने नाम कर लिया। ज़्यादा देर ये मैच चला नहीं, ऑलरेडी पोजीशन इतना अच्छा हो चुका था डेविड का। इवन लास्ट में तो ये ज़बरदस्त था जिस तरह से उन्होंने क्वीन सेक्रीफाइस करके दूसरा क्वीन बनाया था। बट एनीवे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेविड नवारा ने इस खेल का जो है अंत किया। और एक बार इसमें फिर से अगर आप देखोगे तो जो मुख्य टॉपिक था वो था राजा की सुरक्षा। राजा जैसे ही अकेला पड़ा उसके बाद जिस तरीके से नाइट F6 आया और खेल को पूरी तरह से अपने फेवर में जो है यहाँ पर किया डेविड नवारा ने, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किंग सेफ्टी का। तो हमेशा याद रखिए अपने राजा को सुरक्षित रखना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए। दोस्तों अब बात करेंगे चेस के एक्चुअली में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। राजा की सुरक्षा तो खैर सबसे महत्वपूर्ण है, वो हम सब जानते हैं, लेकिन जब खेल सामान्य चल रहा होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या करना पसंद करेंगे, आप ज़्यादा मोहरे लेना पसंद करेंगे जो काम ना कर रहे हों, या आप कम मोहरे लेना पसंद करेंगे जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों? आप बोलोगे कि जो ज़्यादा काम कर रहे हो निश्चित तौर पर। लेकिन शतरंज के बोर्ड पर हम हमेशा ऐसा करते हैं क्या? हम बहुत बार ऐसा करने से हिचकिचाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। हमें लगता है मटेरियल जो है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो आप सबको जानना ज़रूरी है, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि पॉन 1 पॉइंट का होता है, बिशप 3 पॉइंट का होता है, नाइट 3 पॉइंट का होता है, रुक 5 का होता है, क्वीन। ये बात बचपन से आपके अंदर जो है, जब से आपने चेस खेला हुआ, बिठा दी जाती है। लेकिन इसी बात पे सबसे बड़ा झोल है। झोल क्या है? झोल ये है कि मोहरों की स्थिति दरअसल कभी एक सी रहती ही नहीं है। जी हाँ, बहुत सारी स्थितियां जहां पर, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक पोजीशन होती है। स्टैटिक मतलब जहां पर ज़्यादा कुछ ना हो रहा हो, चीज़ें स्थायी हों, वहां पर मोहरों की वैल्यू तो लगभग बराबर होती है। लेकिन डायनेमिक पोजीशन जहां पर बोर्ड पर बहुत कुछ हो रहा हो, वहां पर मोहरों की स्थिति सामान्य तौर पर बदल जाती है। जी हाँ, आपका एक पॉन जब छठे रैंक पर पहुंच जाए तो एक मोहरे के बराबर हो जाता है। आपका बिशप एक अच्छी पोजीशन पर एक रुक से भी अच्छा हो सकता है। आपका नाइट छठे रैंक पर रुक से भी अच्छा हो सकता है। वही नाइट पहले रैंक पे सबसे खराब भी हो सकता है। वही रुक कोने में खराब हो सकता है। क्वीन एक ऐसी जगह रखा हो सकता है जहां से काम ना कर रहा हो, उसकी वैल्यू 9 नहीं 3 पॉइंट हो सकती है। उसी क्वीन को अगर हम किंग के बाजू में मेट करने के लिए रख दें तो उसकी वैल्यू जो है वो 4 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि खेल खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह मोहरों की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप शतरंज को उठा करके सारे वर्ल्ड चैंपियन के गेम को अध्ययन करेंगे तो एक ही बात की लड़ाई पूरे समय चलती रहती है कि किस मोहरों को मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर हम एक गेम देखेंगे। ये गेम है मैग्नस कार्लसन का, और ये कार्लसन ने बहुत सालों पहले खेला था एरोफ्लोट ओपन में, और 2004 की बात है ये, जब कार्लसन के विश्व चैंपियन बनने में भी 9 साल बाकी थे। वो छोटे से बच्चे थे, 12-13 साल के, और उनका रेटिंग हो गया था 2550 के आसपास, और उनके अपोनेंट की रेटिंग उनसे ज़्यादा थी, 2600 के आसपास। तो सेर्गी डोलमटोव से मैच खेल रहे थे, वो भी अच्छे ग्रैंड मास्टर हैं। तो हम ये मैच देखेंगे यहाँ पर। तो ये पोजीशन थी और कार्लसन शुरुआत करते हैं नाइट F3 के साथ। अपोनेंट खेलते हैं यहाँ पर F5, D3, D6, E4, E5, तेज़ी से चालें होती हैं, और
यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं नाइट C3, नाइट C6, ई इंटू F5, बिशप F5 आता है और आप कार्लसन खेलते हैं D4। अपन ने यहाँ पर पॉन नाइट इंटू D4 मार देते हैं, नाइट D4, पॉन D4, क्वीन D4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कार्लसन का क्वीन सेंटर पर पहुँच गया। अब आपके पास नाइट C6 तो है नहीं कि आप किस क्वीन को धक्का देंगे, और क्वीन सेंटर पर सबसे मजबूत होता है। तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा कि कार्लसन के मोहरे कैसे एक्टिवेट होते जाएंगे। उसके बाद आता है नाइट F6, बिशप C4, C6 खेलते हैं वो D5 के स्क्वायर को नियंत्रित करने के लिए। सो कार्लसन खेलते हैं बिशप G5। अब इस मोमेंट पे जो बेस्ट मूव है वो है H6, बट यहीं से गलती होना जो है वो शुरू होती है सेर्गेई के साथ। वो खेलते हैं यहाँ पर B5, एक एक्स्ट्रा मूव खेल रहे हो आप, और आप अपने थोड़े जो पॉन स्ट्रक्चर है उसको वीक कर रहे हो। कार्लसन बिशप B3 खेलते हैं, वो खेलते हैं बिशप E7, कार्लसन लॉन्ग कैसल कर लेते हैं। अभी आप शॉर्ट कैसल कर नहीं सकते क्योंकि B3 का जो बिशप है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा, और ऑलरेडी ये जो पोजीशन थी दोस्तों आफ्टर बिशप E7 एक्चुअली में ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर H6 करना बहुत ज़रूरी था, और क्या हुआ आप इसके बाद देखेंगे, कैसल हो नहीं रहा था। उन्होंने खेला क्वीन D7, और यहाँ पर कार्लसन का एक और मोहरा गेम में आ जाता। अब मोहरों को आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 सारे के सारे जो मोहरे हैं वाइट के, कंपेयर कीजिए ब्लैक के पीसेस से, आपको साफ दिखेगा ये बिशप पिन है। ये बिशप बाहर तो जरूर है, शायद सबसे बाहर अकेला एक ही मोहरा है, लेकिन कोई क्लियर टारगेट नहीं है। क्वीन भी जो है वो पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, यहाँ पर नाइट भी बाहर है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो ये दो मोहरे आप बोल सकते हैं, नाइट और यहाँ पर जो बिशप है वो मे भी आप बोल सकते हो कि थोड़े से ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन अभी भी किंग सेंटर पर है। ये दोनों रुक जो है गेम में नहीं आए हैं, तो कंपेयर करेंगे तो वाइट ऑलरेडी पीस एक्टिविटी में ब्लैक से बहुत आगे निकल गया था। आगे क्या हुआ, उन्होंने किंग D8 खेला, कार्लसन ने यहाँ पे खेला ब्रिलियंट मूव रुक इंटू E7। अब यही होता है जब आपके मटेरियल, अब मटेरियल देखिए, मटेरियल दे रहे हैं कार्लसन, क्यों? क्योंकि उनके जो प्रेजेंस में मोहरे हैं वो एक तो ब्लैक से ज़्यादा हैं और बेहतर हैं। क्वीन इंटू D7, नाउ क्वीन F4, अभी F5 का बिशप बचाइए आप, उन्होंने बिशप बचाया D7, तो अब कार्लसन खेलते हैं नाइट E4, नाइट इंटू F6, पॉन इंटू F6, बिशप F6, मतलब क्वीन ट्रैप हो रहा है, पिन हो रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि अगर आप सोचे कि चलिए मैं रुक F8 खेल देता हूँ, तो नाइट इंटू D6 आ रहा था, तो पोजीशन इतना ख़राब हो रही थी। उन्होंने खेला यहाँ पर आया नाइट F6, आप मार नहीं सकते, मारोगे तो क्वीन ट्रैप हो जाएगा। उन्होंने खेला H6, बिशप H4, G5 किया, तो कार्लसन ने यहाँ पे गुड मूव खेल दिया क्वीन D4। वो जो नाइट था वो डिस्कवर अटैक के साथ आ रहा है, और अगर आप ये मारने जाते हो तो नाइट इंटू D5 से खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो रुक मर रहा है, क्वीन भी मर रहा है, और अगर आप ये बिशप को नहीं मारते हो और आप बोलते हो चलो मैं रुक F8 खेल देता हूँ, तो नाइट इंटू D7, और आप अगर आप किंग से मारने जाओगे यहाँ पर तो बिशप G3, और वाइट जो है वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है। खैर हालांकि अपोनेंट ने जो है वो क्वीन D4 के बाद, वो ग्रैंड मास्टर थे 2600 के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो पीस अगर मोहरे आपके अच्छे खेल रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप खेल में बहुत अच्छी स्थिति हासिल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, सबसे पहले किसी पोजीशन को देखिए, राजा की स्थिति को कंपेयर कीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि पीस एक्टिविटी में क्या स्थिति है और कैसे आप उसको अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मटेरियल। अगर आप मटेरियल अप हैं, क्या कहा जाता है, आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आप मटेरियल अप हैं तो जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करिए, आप एंड गेम में जीत जाएंगे। लेकिन ये इतना सीधा सीधा भी नहीं है, इसके लिए आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ये बातें आप याद रखिए। अगर आप मटेरियल अप हैं, एक्सचेंज करना प्रायोरिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी है अपने राजा को सुरक्षित रखिए। अपना जो भी पीस एक्स्ट्रा है, सारे आपके पीसेस गेम में एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मटेरियल अप हो लेकिन एक पीस खेल नहीं रहा है। सारे मोहरों को गेम में लाइए, तो जब आपका राजा सेफ हो जाए, सारे मोहरे गेम में आ जाएं, तब आप एक्सचेंज की तरफ देखिए। लेकिन एक्सचेंज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, राजा वीक, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए उस एक्सचेंज को करते वक्त। तो अगर आप ये बात ध्यान रखोगे और मोहरों को ठीक रखोगे, एक्टिव रखोगे, राजा को सेफ रखोगे और फिर एक्सचेंज करोगे, तो आप मटेरियल अब जो गेम है वो जीत लेंगे। इस दौरान आपको अपोनेंट का काउंटर अटैक भी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था मटेरियल, जो कि तीसरे नंबर पर आपको कंपेयर करना चाहिए किंग सेफ्टी के बाद। उसके बाद आएगा आपका, हमने देखा पीस एक्टिविटी, और उसके बाद आता है मटेरियल।
तो दोस्तों इसके बाद आता है चौथा टॉपिक जो है पॉन स्ट्रक्चर। कहते हैं कि अच्छा पॉन स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छी संपत्ति की तरह है आपके लिए, जो आपके लिए खेल में जीत का एक कारण बन सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर अलग अलग पॉन स्ट्रक्चर जो है वो पोजीशन को वीक कर देते हैं। फिर से इस टॉपिक पे मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये अकेला टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक विस्तृत टॉपिक है। लेकिन एक साधारण भाषा में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका पॉन स्ट्रक्चर वीक है तो वो आपके लिए हार का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको जोड़ देता हूँ। जैसे अलग अलग पॉन होते हैं, आइसोलेटेड पॉन होता है, बैकवर्ड पॉन होता है, कोई पॉन आगे बढ़ गया है जरूरत से ज़्यादा तो वो कमज़ोर हो सकता है, कोई पास्ट पॉन भी वीक हो सकता है। डिपेंड करता है, हर पोजीशन पर डिपेंड करता है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है। इवन बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर जैसे विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन हो गए, डी गुकेश हो गए, बड़े बड़े प्लेयर विश्वनाथन आनंद जी हो गए, बहुत बार खराब पॉन स्ट्रक्चर चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पीस एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको अपोनेंट पे अटैक करना होता है। तो कभी कभी वो पॉन स्ट्रक्चर अपना खराब कर लेते हैं, क्योंकि उनको पीस एक्टिव करना होता है और राजा को मात करनी होती है या अपने राजा को सेफ रखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किंग सेफ्टी और पीस एक्टिविटी सबसे ऊपर है, हमेशा हर चीज़ से ऊपर रहती है। वो मटेरियल से भी ऊपर है और पॉन स्ट्रक्चर से भी ऊपर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके खेल में कि नहीं 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 मैं पॉन तो डबल हो ही नहीं सकता, अरे ये तो खराब ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर पोजीशन पे आपको सोचना है कि इधर क्या हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग सेफ्टी और पीस एक्टिविटी। तो पॉन स्ट्रक्चर पूरा एक विस्तृत टॉपिक है, इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। डबल पॉन क्या होता है, हैंगिंग पॉन क्या होता है, बैकवर्ड पॉन क्या होता है, सामान्य परिभाषा तो आपको गूगल करके मिल जाएगी। लेकिन हमको इसको अच्छे से स्टडी भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी जो है वो बनाऊंगा पॉन स्ट्रक्चर पे। पर याद रखिए, अच्छा पॉन स्ट्रक्चर अगर होगा तो जब आप कंपेयर करते हैं दोनों पोजीशंस को, तो आपको पहली दो तीन चीज़ें अगर आपको कंपेयर कर ली हैं आपने, तो फिर जो चौथी चीज़ आपको कंपेयर करनी है कि पॉन स्ट्रक्चर दोनों खिलाड़ियों का कैसा है, और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सामने वाले का स्ट्रक्चर खराब है, वीक है, आपका अच्छा है, तो आप मान सकते हो कि नहीं, पॉन स्ट्रक्चर के मामले में तो ये वाइट जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है। तो ये था चौथा टॉपिक, जो कि है पॉन स्ट्रक्चर। कंपेयर करते वक्त, असेस करते वक्त आपको चौथे नंबर पर इसको मिलाना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पेस की, जो कि है टॉपिक नंबर 5वां। तो आपको 5वें नंबर पर क्या देखना चाहिए? स्पेस। स्पेस को सबसे पहले ये समझिए कि जैसे कि अगर हम एक तुलना करें कि मान लीजिए कि एक कमरे में 5 लोग सोने वाले हैं या एक बेड में 5 लोग सोने वाले हैं, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। अगर आपको याद होगा, कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया हो जहाँ पर आपका रिजर्वेशन कन्फर्म ना हुआ हो, तो स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। दोस्तों स्पेस वही है जो शतरंज में भी वैसे यूज़ होता है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है, सबकी सीट कंफर्म है, तो सब आराम से सोते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर आधे लोग की सीट कंफर्म है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जब आप एडजस्ट करते हो, जब आपके पास जगह कम होती है, तो आपको चलने फिरने में भी मुश्किलें आती हैं। यही स्पेस में होता है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आपके मोहरे फंस सकते हैं। आपके मोहरे जो है उनको खेलने के लिए, चलने के लिए जगह की दिक्कत जो है वो जाने वाली है। और अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो आप अपने मोहरों को बड़े आराम से प्लान कर सकते हो, बेहतर ढंग से खेल में ला सकते हो। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम ये गेम देखें, जो कि बहुत ही शानदार गेम है, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास स्पेस कम हो तो जनरली क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जितनी जल्दी हो जाए मोहरे एक्सचेंज कर लीजिए। कम मोहरे होंगे तो स्पेस जो है, कम स्पेस में भी आपकी स्थिति संभल सकती है। और अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो मोहरे एक्सचेंज मत कीजिए, क्योंकि एक्सचेंज करेंगे तो अपोनेंट की स्थिति जो है वो सुधरने लगेगी। तो ये तो सामान्य सी सलाह हो गई। अब देखते हैं ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों, क्योंकि ये मैच खेला गया था 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का 16वां जो है वो मुकाबला था। ये गैरी कास्परोव काले मोहरों से खेल रहे थे, सामने थे अनातोली कार्पोव, और इस मुकाबले ने कास्परोव को विश्व चैंपियनशिप जीतने में बहुत बड़ी मदद की थी। तो आइए देखते हैं, काले मोहरों से कास्परोव यहाँ पे खेल रहे थे। ये पोजीशन थी फिलहाल तो D5 के पॉन पे यहाँ पर अटैक हो रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले कास्परोव खेलते हैं नाइट D3। ये कमाल का घोड़ा जो है वो D3 पे जाके बैठता है और सडनली वाइट की पीसेस को जो है ये लिमिटेड करने लगता है। ब्लैक जो है अपने घोड़े को अंदर लेकर के, वाइट अपने घोड़े को अंदर लेके जाते हैं। और जो बहुत ही यहाँ पर जो चाल थी वो अपने, क्योंकि स्ट्रक्चर भी खराब हो सकता था, यहाँ पर नाइट जैसे हटा बिशप इंटू A3 आ रहा है, तो उसको बचाते हैं वो। और जैसे ही बचाते हैं, अब सबसे पहले कास्परोव खेलते हैं HA6, बिशप जाता है H4, और अब वो खेलते हैं B4। नाइट A4 पर आता है।
अब बिशप आता है D6, वो जो पॉन था अपोनेंट को उसको आगे बढ़ने से, किसी भी तरह से एक्टिविटी से रोक देता है, इस बिशप को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉकिंग का बड़ा यूज़ होता है स्पेस में। बिशप G3, अपोनेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं कार्पोव। कास्परो बोलते हैं आप करिए एक्सचेंज में एक और मोहरे को गेम में लाता हूं। तो जब आपके पास स्पेस हो, जैसा मैंने बोला, आप मोहरों को आसानी से यहां से वहां मूव कर सकते हो। अभी ब्लैक की स्थिति देखिए, ये रुक नहीं हिल रहा, ये रुक नहीं हिल रहा, तो मोहरे क्वीन के पास जगह कम है, तो मोहरों के साथ ये समस्या जो है, अभी ये क्वीन भी एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पे B3, सो नाउ अब आता है G5। कास्परो और दोनों साइड से बोर्ड के, क्वीन साइड से भी, किंग साइड से भी जो है स्पेस बनाते जाते हैं। एंड देन बिशप इंटू D6, वो एक्सचेंज करना शुरू करते हैं। अब कुछ एक्सचेंज तो करने पड़ेंगे। खेलते हैं G3, बिशप को अंदर ले जाना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा पॉन आगे बढ़ के जगह बनाए। कास्परो खेलते हैं नाइट D7, अगला मोहरा। अब देखिए जगह है तो आपके पास बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ, घुमा के लाओ। अपोनेंट के पास मजबूरी है वहीं पे एडजस्ट करना। और अब यहाँ पे क्वीन खेलते हैं, और जो क्वीन B2, नाइट B2 आने वाला था उसको बंद कर देते हैं। भाई कास्परो इसके, ये मतलब ये मैच अकेला आधा घंटे का वीडियो इस पर बनना चाहिए, ऐसा मैच है ये। अब उन्होंने खेला A3, कास्परो मना कर देते हैं, जगह तो नहीं दूंगा बॉस। एक्सचेंज करते हैं, ये पॉन यहाँ आ जाता है, क्वीन A2 जाते हैं, नाइट को ला पाएँ ताकि गेम में। कास्परो खेलते हैं बिशप G6 यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर ये खेलते हैं, अपने बिशप को ओपन करते हैं। अब कास्परो खेलते हैं G4। तो जो आइडियाज़ थे वो वापस आते हैं। क्वीन D2 कुछ करने के लिए नहीं था, किंग को इम्प्रूव करते हैं। F3 खेलते हैं, अब कास्परो खेलते हैं क्वीन को D6। अब आ रहा है क्वीन ऊपर आके फिर नाइट F2 आ रहा है। ये ऐसा अनस्टॉपेबल था कि इसको वो रोक नहीं पाए। उन्होंने मारा पॉन से पॉन, किंग से चेक, और उसके बाद ये नाइट लाए। वो नाइट नहीं डाला सीधा, पहले ये नाइट को लेके आया क्योंकि वो अनस्टॉपेबल थिएटर। नाइट G4 भी आ रहा है, रुक F4, सो नाइट E4, क्वीन पर अटैक। क्वीन से मारा उन्होंने, मजबूरी हो गई थी यहाँ पे एक्चुअली में। और नाइट F2 चेक, रुक F2, सो बिशप इंटू D3, रुक FD2, सो यहाँ पर क्वीन E3, रुक D3 यहाँ पर हुआ। बट ये खेल जो है थोड़ी देर में ही जो है कास्परो ने आपको टैक्टिक्स जो समझ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशनल विजन की समझ के बिना आप गेम को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, और कास्परो ने ये मैच जीता। मैं इसको और भी डिटेल में बता सकता, आप चाहो तो थोड़ा मैं इस गेम का लिंक जो है वो नीचे दे देता हूँ। आप स्टडी करिए आराम से जा कर के इस मुकाबले को, ताकि आपको और अच्छे से ये जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे स्पेस का फ़ायदा उठा करके गैरी कास्परो ने एक शानदार जीत दर्ज की। तो पांचवी चीज़ जो है वो है स्पेस। और दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, और ये क्या है? वीकनेस, कमजोरी। पोजीशन में जो वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है, वो क्या चीज़ होती है? यहाँ पर वीकनेस दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म वीकनेस। परमानेंट वीकनेस आप जिसको बोल सकते हो, और एक तरफ बोल सकते हो टेम्परेरी वीकनेस। एक ऐसी वीकनेस जो अभी तो है लेकिन बाद में चली जाएगी, मतलब उसको सॉल्व किया जा सकता है। एक ऐसी वीकनेस जो हमेशा रहने वाली है। अब ये पोजीशन हम देखते हैं, ये मैच है व्लादिमीर क्रैमनिक वर्सेस लेको का। ये गेम आपको चेस, गूगल आप करोगे तो चेस बेस पर आपको ये गेम मिल जाएगा। ये 2007 में खेला गया था ये गेम, और क्रैमनिक इसमें वाइट पीसेस से खेल रहे थे। अगर आप कंपेयर करोगे अभी इस पोजीशन को, तो आपको दिखेगा कि क्रैमनिक का राजा जो है वो सेंटर पर है, और साथ ही साथ जो है उनके पूरे मोहरे अभी गेम में जो है वो रुक जो है कैसल टूट चुका है, और ये रुक अभी गेम में नहीं है। ये रुक तो गेम में आ सकता है, लेकिन ये पॉन अभी आपको वीक दिख रहा है, मतलब थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पर। लेकिन क्या ये वीकनेस परमानेंट है? नहीं, किंग ठीक हो सकता है और पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। वहीं ब्लैक की तरफ देखें तो ब्लैक में आपको दिखेगा कि ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज है, मतलब ये पॉन जो है वो अलग अलग है। तो कुल मिला के कि अगर क्रैमनिक इस पोजीशन में अपने किंग को इम्प्रूव कर लें, तो इस पोजीशन में वो एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज के दम पे मैच को जीत सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ मैच में? आइए देखते हैं। तो क्रैमनिक ने सबसे पहले A3 किया, इस घोड़े को पीछे भेजा, फिर अपने रुक को एक्टिवेट किया। फिर मैं थोड़ा फास्ट पेस में ही दिखाऊंगा, बहुत स्लो दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। एंड देन अपने किंग को यहाँ ये बहुत ही अच्छी चालें उन्होंने चलना शुरू की, ताकि पिनिंग से आप बचे रहो, किसी तरह के टेंशन से आप बचे रहो इन फ्यूचर। अपना राजा को इम्प्रूव किया, उसके बाद जगह बनाते हैं। ये जो चाल थी ना, ये कमाल की चाल थी, क्योंकि आइडिया ये था कि अगली चाल में बिशप यहाँ से घुमा के एक्सचेंज कर देना है। उन्होंने मना किया, क्रैमनिक ने खेला बिशप C4, कमाल की चाल। इम्प्रूव, एक्सचेंज नहीं किया, इम्प्रूव करके रख दिया कि मारना है तो आप मारो, पर मेरे किंग के लिए अब जगह बन गई। तो ये जो दो तीन चालें थी क्रैमनिक की, जिस तरीके से वो किंग को लेके गए, फिर ये बिशप को यहाँ से घुमाया, ये ज़बरदस्त थी। और धीरे धीरे क्रैमनिक ने अपना जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो सॉल्व कर लिया इस पोजीशन में,
और एक पोजीशन आती है जहाँ पे क्रैमनिक एक्सचेंज करते हैं, अपोनेंट का स्ट्रक्चर ठीक कर देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ चालें मिल गई थी, जैसे उनके दोनों रुख सेंट्रलाइज हो गए थे, नाइट अच्छी, अपोनेंट ब्लैक से अच्छे उनके पीसेस हो गए थे और यहाँ पर वो इस स्ट्रक्चर को कमज़ोर करने वाले थे। उन्होंने A4 करके स्ट्रक्चर को वीक किया, राजा कमज़ोर था और उसके बाद ये गेम में अपोनेंट पूरे समय पेसिव हो गया, क्रैमनिक मतलब लेको पेसिव हो गए, क्रैमनिक एक्टिवेट हो गए क्योंकि वो मटेरियल तो दे दिया उन्होंने, बट यहाँ पे फिर G5 ज़बरदस्त आया, पॉन स्ट्रक्चर तोड़ दिया उन्होंने और ये खेल जो है धीरे धीरे आगे गया और यहाँ से क्वीन साइड से एक्सचेंज करने में कामयाब हो गए। लेकिन पॉन अलग अलग थे तो पॉन अप पोजीशन आ गई क्रैमनिक की और उन्होंने ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया। ये मैच आप ढूंढ के पूरा देखिएगा आराम से। और गेम चला, पॉन अप थे वो, धीरे धीरे थोड़ी देर में वो जो आखिरी पॉन था वो भी मर गया और यहाँ पे जो है वो थोड़ी देर बाद जो है रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन पे लेको ने। तो एक कमाल का मैच था कि कैसे वीकनेस जो थी उसको, अगर चूंकि टेम्परेरी वीकनेस थी क्रैमनिक की, उन्होंने उसको सॉल्व किया और जो परमानेंट वीकनेस थी लेको की उस पर हमला किया। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा ओवरऑल वीडियो। तो जब भी आप किसी पोजीशन की तुलना करने आए, सबसे पहले देखें किंग की सेफ्टी, उसके बाद देखें कौन से पीसेस एक्टिवेट हैं, उसके बाद आपको कंपेयर करना है मटेरियल के बाद पॉन स्ट्रक्चर, फिर स्पेस और फिर वीकनेस। और अगर आप इन 6 बातों का याद रखते हो, ध्यान देते हो हर पोजीशन में, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी समझ खेल के प्रति बढ़ जाएगी और आप खेल का जो आपका स्तर है ना, जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत सारी रिसर्च की, मेहनत की, ताकि आपको सही मटेरियल मिल सके। इसमें आपको ग्राफिक्स कम दिखाई दिए होंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं है, एडिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन कोशिश है कि जो ज्ञान यहाँ पे हमने डाला है, नॉलेज डाला है, वो आपके काम आए। और अगर आपको वो काम आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी भाषा में हमारी शतरंज को, जो ऑथेंटिक तरीके से हम शतरंज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल आप लोग तक पहुँचे उसकी कोशिश कर रहे हैं, उस मुहिम में अपना सहयोग दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।